हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास के माध्यम से हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसी इंडियन पॉलिटी में ही जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को समझने में या जो भी सारी चीजें होंगी वो ज्यादा सहजता महसूस होगी अध्ययन के दृष्टिकोण से। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें हम लोग एक प्रकार से बोले तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सहजता पूर्वक पहले उस क्लास को देखनी है, उसके बाद यहाँ पे आना है। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तमाम सारे अनुच्छेदों का जिक्र आप लोगों तक या इस क्लास के माध्यम से उन सारे प्रावधानों का जिक्र किया जो कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या किया, एक संविधान नामक पुस्तक बनाई, जिससे कि पूरा का पूरा भारत देश की जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है या अन्य इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारी, वो इन्हीं नियम और कानूनों के अनुरूप एक बेहतरीन अंदाज में क्या हो रही हैं, संचालित हो रही हैं। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जब तक इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा तब तक इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार ही पूरा का पूरा भारत देश चलेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और हाँ, ऐसा अगर किसी भी प्रकार की कोई अग्रणी भविष्य में परिस्थिति आती है जिससे कि भारत देश की शासन व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता पड़े या कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता अगर अग्रणी भविष्य में पड़ती है, तो फिर संसद के माध्यम से संशोधन करके इनके नियम और कानून इसमें जोड़े जा सकते हैं। लेकिन पुराने जितने नियम और कानून जो भी हमारे संविधान के विशेषज्ञों के द्वारा या जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे जिन्होंने संविधान सभा में बैठ करके पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया संविधान को बनाने में, उन नियम और कानूनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आनंद लेते रहिए मेरे साथ में इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का। और हम लोग जिक्र कर रहे थे इसमें किसकी जिक्र कर रहे थे, भाग 15 का। किसका जिक्र कर रहे थे, भाग 15 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके माध्यम से मैंने आपको रूबरू करवाया इसके जो भी अनुच्छेद हैं हमारे 324 से लेकर के 329 के मध्य में, 329 के मध्य में जितने भी हमारे नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया वो हमारा भाग 15 के अंतर्गत किया गया। और इसमें हम लोग भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन की बात हम लोग कर रहे थे कि पूरे के पूरे भारत देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अगर कोई चुनाव होता है या चुनाव करवाया जाता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है, सारी चीजों से मैंने आपको रूबरू करवाया एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, जो कि यार उस क्लास को देख लीजिएगा। बाकी जो भी सारी चर्चाएं हमारी बचती हैं इस निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, उसको हम आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छी बात है, एक क्लास और अटेंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी में क्या देखते हैं। यानी निर्वाचन आयोग में सारी चीजें हम लोगों ने जिक्र कर ली थी, लेकिन इसी में मैं बता रहा था कि हम लोग पार्टी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम यही से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमको अपनी एक नई स्वयं की पार्टी बनानी है तो किस प्रकार से बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने जिक्र किया था कि एक होती है क्षेत्रीय पार्टी। क्या होती है, क्षेत्रीय पार्टी, एंड दूसरी इसी में होती है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने क्षेत्रीय पार्टी बता दी थी। ये राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है इसका जिक्र आज हम करेंगे।
तो एक प्रकार से बोले ये राष्ट्रीय लेवल पे होती है, ठीक है। फिलहाल में अभी इसका जिक्र मैं केवल इतना ही करूंगा इस क्लास के माध्यम से कि हमको सहजता पूर्वक ये समझ में आ जाए कि अगर हमको राष्ट्रीय लेवल पे किसी भी प्रकार की अपनी एक नई पार्टी बनानी है राजनीति के संदर्भ में, तो हम किस प्रकार बना सकते हैं। बाकी कुछ नियम और शर्तें होंगी, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। बाकी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे नए क्लास में, ठीक है। तो सारी चीजें देखते चलिएगा, खुद ब खुद सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी। राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी भी व्यक्ति को बनानी है अपनी स्वयं की, तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। फिलहाल में ये दोनों सेम ही है, ये केवल अपने क्षेत्र में या किसी राज्य में ये हमारी क्षेत्रीय पार्टी बनती है और इनका जो अधिकार होता है वो सीमित होता है, केवल इन्हीं के क्षेत्र में होता है। जैसे समाजवादी पार्टी कहाँ, यूपी में, केवल और केवल ये यूपी में ही समाजवादी पार्टी, तो इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या है, केवल यूपी में ही सीमित है। इनको ऐसा नहीं है कि ये अन्य राज्य में अगर जाते हैं तो इनको तवज्जो या सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाएगा, तवज्जो भी दी जाएगी, सम्मान भी दिया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब का सम्मान इनको अपने क्षेत्र में रह करके मिलेगा या अपने राज्य में रह करके जो अधिकार इनको प्राप्त है वो अन्य किसी क्षेत्र में या अन्य किसी राज्य में प्राप्त नहीं होता है। इसी को क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं। और ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ये राष्ट्रीय लेवल पे, बीजेपी क्या है राष्ट्रीय लेवल पे, जो कि केंद्र में भी बैठी है और राज्य में भी बैठी है, ठीक है। तो इसको पूरे इंडिया में तवज्जो दी जाएगी, तवज्जो नहीं दोगे तो जाओगे कहां, क्योंकि हम ही सरकार में बैठे हैं और हमने, मान लीजिए तुमने हमको जिता दिया, यानी समाज ने हमको, जनता ने हमको वोट दे करके बिठाया, तो बेटा हम आपका कल्याण नहीं करेंगे और वैसे भी हम पर्सनली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो इसी कारणवश आपको हमें तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी, वो हम चाहे आपके क्षेत्र में हो या हम पूरे केंद्र लेवल पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हाई फाई व्यवस्था हो जाती है राष्ट्रीय लेवल पे, यही होती है हमारी राष्ट्रीय पार्टी। और इनको बाकायदा इनमें भी बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे बीजेपी की पार्टी है हमारी, तो इसमें हमारे क्या है कि बड़े बड़े पद बनाए गए, सचिव का पद हो गया, महासचिव का पद हो गया, अध्यक्ष का पद हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो गया, इस प्रकार के बड़े बड़े हमारे पद बनाए गए, जो कि यार ये छोटे मोटे पद नहीं होते और इनकी बाकायदा सिक्योरिटी होती है। जो भी अध्यक्ष होंगे इनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाएगी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ये जहां भी जाते हैं इनको बाकायदा सीआरपीएफ कमांडो से लैस किया जाता है। क्या किया जाता है, पूरी व्यवस्था के साथ में। ये चाहे एयरपोर्ट में जाए, रेलवे स्टेशन में जाए, कहीं भी जाए, थाने में जाते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं, बाकायदा इनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको तवज्जो दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी होती है। अब ये राष्ट्रीय पार्टी हम बना कैसे सकते हैं, मान लो कि यार मैं एक आम नागरिक हूं और मुझे अपनी एक पार्टी बनानी है, तो मैं अपनी एक पार्टी वो भी राष्ट्रीय लेवल की कैसे बनाऊंगा। तो इसके लिए कुछ हमारे नियम और कानून बनाए गए कि अगर पार्टी बनानी है तो इन नियम और कानूनों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना सकते हैं। और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी अगर बनानी है तो यह केवल और केवल लोकसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार जो बनती है इंडिया के अंतर्गत वो लोकसभा से ही बनती है, ना कि राज्यसभा से, ठीक है। तो राष्ट्रीय लेवल पे अगर पार्टी बनानी है तो क्या होना चाहिए, हम पूर्णतः बात करेंगे लोकसभा की। ये लोकसभा पर निर्भर होता है, क्या होता है, लोकसभा पर, क्योंकि पूरे देश की बात की जा रही है और क्षेत्रीय में विशेष रूप से विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा पर निर्भर करता है। इसमें देखते हैं कि कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हमको अगर राष्ट्रीय पार्टी बनानी है तो हमको किसी एक राज्य में, वर्तमान में भारत के अंतर्गत 28 राज्य हैं, तो किसी एक राज्य में हमको क्या होना चाहिए, 11 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, किसकी, लोकसभा की।
किसी एक राज्य में 11 सीटें प्राप्त होनी चाहिए लोकसभा की। जैसे यूपी हमारे कितने, एक प्रकार से बोले कि 28 राज्य हैं, हम यूपी से आते हैं, यूपी की बात करते हैं, यूपी वाले यूपी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यूपी में विधानसभा की 100 सीटें, उससे हम क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं, और लोकसभा की 80 सीटें। तो अगर हमको लोकसभा की किसी एक राज्य में बोला है, तो किसी एक राज्य का अगर हम मान के चले 80 सीटें हमारी कहां पे हैं, लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, तो उसमें से 11 सीटें अगर हमारे पास में है, तो फिर हम एक क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए योग्य हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, पहली शर्त हुई। एंड दूसरी शर्त इसी में ये आता है कि इस 11 सीटों का 2% सीटें या तो होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, या तो किसी एक राज्य में इन्हीं 11 सीटों का 2% सीट हमारे पास में अगर है, तो भी हम अपनी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना सकते हैं। एंड तीसरी बात ये बोलता है कि इसी के अंतर्गत 3 से 4 राज्यों में, कहां पे, 3 से 4 राज्यों में, भारत के 3 से 4 राज्यों में अगर एक प्रकार से बोले तो जो भी हमारी लोकसभा की सीटें हैं, उनमें जो कुल मतदान होता है, कुल जो मतदान होता है उसमें का एक प्रकार से बोले 3 से 4 मतलब राज्यों में जो भी हमारे लोकसभा की सीटें हैं, उनमें भी अगर हमको एक प्रकार से बोले तो सीटें प्राप्त हो जाती हैं, तो भी हम एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना सकते हैं। एंड चौथा इसी में, और अगर सहजता पूर्वक याद करना चाहते हैं तो भी हम ये याद कर सकते हैं कि किसी, या तो जो भी हमारी लोकसभा की कुल सीटें हैं, उन लोकसभा की कुल सीटों में से हमको 6% का क्या होना चाहिए, सीटें हमारे पास में अगर हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना सकते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें, 545 सीटें। इस 545 में यदि 6% सीट हमारे पास में है, तो भी हम एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना सकते हैं। और यही हमारे कुछ नियम और शर्तें हैं जिससे कि हम अपनी स्वयं की एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे बना सकते हैं। फिलहाल में सबके बस की बात नहीं है, नहीं, आज हर एक भारत का नागरिक अपनी स्वयं की एक पार्टी बना करके रखता। और जो यार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो निर्दलीय ऐसे नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय इसी कारणवश लड़ते हैं क्योंकि उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में कोई होता नहीं है, इसी कारणवश वो लोग निर्दलीय लड़ते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या थी, निर्दलीय थी, कोई इसका कोई अस्तित्व तो नहीं था, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना सकते हैं। इनके जो पद वगैरह होंगे उनको भी बाकायदा सिक्योरिटी वगैरह से लैस किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा निर्वाचन आयोग के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन किया, चुनाव कैसे होता है, पार्टी कैसे बनती है, या अन्य जो भी तथ्य थे हमारे, हम लोगों ने इसको एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं कि पार्टी वगैरह बन गई, सारी चीजें हो गई, ठीक है, आपने भी जाना, हमने भी जाना, ठीक है। अब इनको एक प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया कि जब तक क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो जाते हैं तब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, और जब आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तभी आपका एक चुनाव चिन्ह फिक्स कर दिया जाता है। अब हर बार वही चुनाव चिन्ह आपका होगा। जस्ट उसी प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी में भी होता है, राष्ट्रीय पार्टी में भी होता है। अगर राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है तो जब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक निर्वाचन आयोग आपको किसी भी प्रकार का कोई एक प्रकार से बोले तो चिन्ह नहीं देता है। अब बीजेपी हमारी राष्ट्रीय लेवल की है, कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय लेवल की है, इस प्रकार से हमारे कई सारे ऐसी पार्टियां हैं। वैसे बता दूं 7 पार्टियां हमारी राष्ट्रीय लेवल पे हैं, 7 पार्टियां, इसका जिक्र हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारी बीजेपी, कांग्रेस वगैरह है,
इनका देखते होंगे चुनाव चिन्ह अब कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसी कारणवश ये बोला गया कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो फिर कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका हर बार यानी अलग अलग चुनाव में जैसे ही आप अपना मतदान के लिए अप्लाई करेंगे, नामांकन करेंगे चुनाव आयोग के पास में या निर्वाचन आयोग के पास में, तो हर बार आपको अलग अलग चुनाव चिन्ह से क्या किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। इतनी सारी चीजें हमको समझ में आई होंगी। बात करते हैं इसी में कुछ ऐसे तथ्य और हैं इसी निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जिनको हमें जानना बेहद और बेहद आवश्यक हो जाता है। क्या? कि पार्टी भी बन गई, वोटिंग भी हो गई, सारी चीजें देख ली। अब इसी में जो भी वगैरह वोटिंग वगैरह हो गई, कुछ हमारे सदस्य भी चुन करके आ गए। क्या हुए? सदस्य भी चुन करके आ गए, यानी हमारे पास में कुछ सांसद हो गए। क्षेत्रीय पार्टी है तो विधायक हो गए, अगर केंद्र लेवल पे राष्ट्रीय पार्टी है तो सांसद वगैरह हो गए। ठीक है, तो इसी में एक कानून लगता है जिसको हम लोग दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। तो एक हम लोग और इसको नाम देते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं दल बदल कानून की। दल बदल कानून की बात करते हैं, या जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये दल बदल कानून ये हमारा मूल संविधान में नहीं था, यानी मैंने पहले ही बताया कि जो भी हमारे नियम और कानून जिस समय संविधान को निर्मित किया जा रहा था विशेषज्ञों के द्वारा, उस समय हमारा उन विशेषज्ञों के द्वारा ये दल बदल कानून संविधान में इंगित नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अग्रणी भविष्य में आकर के सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमको एक कानून लाना चाहिए जिससे कि भारत देश की राजनीति व्यवस्था में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। तो दल बदल कानून को लाने का एक ही उद्देश्य था कि भारत की राजनीति व्यवस्था को और बेहतरीन अंदाज में संचालित किया जा सके। इसी कारणवश एक कानून लाया गया संसद के द्वारा जिसको दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। इसको कब लाया गया? तो इसको लाया गया 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन, यानी मैंने बोला कि जो भी सारे नियम और कानून अब जोड़े जाएंगे उनको संविधान संशोधन ही बोलेंगे। ठीक है, बाकी पुराने नियम और कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या लाया गया? एक कानून लाया गया जिसको हम दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। इस समय 1985 में किसकी सरकार थी? वो सरकार थी राजीव गांधी की। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी। इन्हीं की सरकार में ये हमारा कानून आता है और ये उस समय भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा ये हमारा कानून लाया गया जिससे कि भारत देश की जो भी हमारे शासन प्रणाली है राजनीति की, वो एक बेहतरीन अंदाज में संचालित हो सके। ठीक है, और एक प्रकार से ये और याद रखिएगा कि दल बदल के कानून में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? ना ही किसी प्रकार का कोई न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और ना ही राष्ट्रपति महोदय इस दल बदल के कानून में हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप करेगा तो केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति महोदय ही हमारे हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि जो सांसद वगैरह बैठते हैं, मंत्री वगैरह बैठते हैं, वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में ही बैठते हैं। इसी कारणवश यही केवल हस्तक्षेप कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं इसी में और एक प्रकार से और याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया दल बदल कानून और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कहां पे? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
और जो भी चीजें हम अनुसूची में जोड़ते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इसी में अब हम लोग देखते हैं दल बदल कानून हमारा क्या होता है, लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीजें जानना हमारे लिए बेहद और बेहद आवश्यक हो जाती हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में। ठीक है, देखते हैं ये दल बदल कानून क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था लाने का, और इसकी आवश्यकता भारत देश के अंतर्गत क्यों पड़ी। तो एक प्रकार से बोले दल बदल एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद हमारा चुनाव जीतने के पश्चात में पार्टी बदल लेता है। यार ये ऐसा पहले नहीं होता था, इसी कारणवश इसको संविधान में जगह नहीं दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ हमारे मंत्रीगण ऐसे थे, कुछ हमारे सांसद ऐसे थे जो कि चुनाव जीतते थे दूसरी पार्टी से और शामिल हो जाते थे बाद में जाकर के दूसरी पार्टी में। तो इस संदर्भ में जिस पार्टी से आपने चुनाव जीता उसका तो घाटा होगा। ठीक है, तो इसी कारणवश राजनीति व्यवस्था को और बेहतरीन ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से दल बदल कानून लाया गया कि अब कोई भी सांसद और कोई भी हमारा जो भी मंत्री होगा वो चुनाव जीतने के पश्चात में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। इसी को दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें उद्देश्य यही था लाने का। देखते हैं कुछ हमारे नियम और कानून जो कि एक प्रकार से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि कोई भी सांसद या कोई भी मंत्री हमारा अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होता है। तो याद रखिएगा कि चुनाव जीतने से पहले आप दल बदल कीजिए, हमको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमने नहीं है। आप पार्टी चेंज कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप हमारे चुनाव चिन्ह को लेकर के प्रचार करते हैं और हमारे चुनाव चिन्ह से आप वोट जीतते हैं, जनता का भरोसा जीतते हैं। जनता आपको हमारे चुनाव निशान के मतलब चुनाव निशान के अनुसार आपको वोट देती है और आप जब जीत जाते हैं तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये कौन सी बात हुई? फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी है हमारी, ठीक है, बीजेपी में क्या हुआ कि बीजेपी का कोई एक हमारा सांसद है या कोई एक आम नागरिक है, वो तो बीजेपी पूरी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, अब उसमें क्या, उसका तो अपना एक चुनाव निशान है, वो भी कमल का फूल। ठीक है, तो हमारी पार्टी का कमल का फूल चिन्ह लेकर के आप चुनाव का प्रचार और प्रसार करते हैं। ठीक है, और हमारी पार्टी के वजह से ही, क्यों, क्योंकि यार 2014 में मोदी जी की एक प्रकार से लहर ही थी। ठीक है, तभी हमारे उस समय जो भी हमारे कमल से रिलेटेड मोदी जी के सिवा जो भी विधायक और सांसद बनते हैं वो मोदी जी की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, और 2019 में आकर के इनकी तो पूरी पूरी सुनामी बन गई। सुनामी कहने का तात्पर्य यह है कि 2014 में एक प्रकार से लहर थी और 2019 में इतना नाम हो गया उनका कि अब अगर कमल के निशान पे कोई भी बंदा अगर खड़ा होता है चुनाव में तो उसका जीतना तय है। इसी कारणवश ये चीजें बोली गई कि हमारी पार्टी का चुनाव निशान लेकर के आप चुनाव जीतते हो और जीतने के पश्चात में किसी अन्य पार्टी में चले जाते हो तो फिर ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस कारणवश एक कुछ नियम और कानून ये लाया गया कि जीतने के पश्चात में अगर कोई भी सांसद या कोई भी विधायक अगर पार्टी बदलता है तो उस पर दल बदल का कानून लगेगा। यानी चुनाव जीतने के पश्चात में, चुनाव जीतने के पश्चात में अगर किसी भी प्रकार का कोई सांसद पार्टी बदलता है या एक प्रकार से एग्जांपल ही ले लो, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में जाता है, तो फिर इस संदर्भ में उस सांसद का या उस विधायक के ऊपर उस पार्टी का अध्यक्ष एक कानून लगाएगा जिसको दल बदल कानून के नाम से जानते हैं और उसको अपनी पार्टी से बाहर निकाल देगा, अर्थात उसकी सदस्यता रिक्त कर देगा। अब वो सांसद, अब ना ही वो सांसद रहेगा और ना ही विधायक रहेगा, अब ऐसे घूमो आप। ठीक है,
इसी कारणवश थोड़ा सा राजनीति की व्यवस्था में सुधार आया और सांसदों और विधायकों के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना कि अगर हम पार्टी चेंज करें तो चुनाव के पहले कर लो, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन जीतने के बाद में करोगे तो फिर यार ये पार्टी की ही बेइज्जती है कि उसने आपको एक भरोसे पे टिकट दिया और आप चुनाव जीते उनके चुनाव चिन्ह से, और बाद में चल करके आप मतलब पैसे की लालच में, और वैसे भी पार्टी कैसे बदलेंगे। अब आप लोग ये सोचोगे कि जब चुनाव जीत गया, सांसद और विधायक बन गया, तो फिर वो पार्टी चेंज क्यों करेगा। यार वो पार्टी इस कारणवश चेंज करेगा क्योंकि जो विपक्ष का पार्टी है हमारे, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के पास में इस समय 300 से अधिक सीटें, कांग्रेस के पास में भी है हमारी सीटें, ठीक है। तो इस संदर्भ में सरकार जो बनी वो बीजेपी की बनी। अब कांग्रेस कुछ पैसा दे करके बीजेपी के जो भी सांसद हैं उनको खरीदना चाहे कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको ये मंत्री का पद दे देंगे। तो इस प्रकार के लालच के कारण ही लोग पार्टी बदलते हैं, और जब पार्टी बदल गई तो ऑलरेडी सरकार बनने जा रही थी बीजेपी की, लेकिन जो सांसद उनके तरफ थे उन्होंने छोड़ करके बीजेपी को कांग्रेस की तरफ आ गए, तो बीजेपी की तो सरकार ही गिर गई, सत्ता में कौन आ गया, कांग्रेस आ गई। तो इसी कारण बस ये चीजें बोली गई कि चुनाव जीतने के पश्चात में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सांसद या विधायक ऐसा कृत्य करता है तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी हमेशा और हमेशा के लिए, ये चीजें याद रखना। एंड दूसरा इसी में बात करता है, एक हमारा ऐसा मतलब प्रावधान किया गया कि एक नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा कि एक प्रकार से मैंने अभी खरीद की बात की कि पार्टी लालच देती है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे या आप हमारे साइड में आ जाओ, हम आपको ये मंत्री का पद दे देंगे या इस मंत्री के पद पे बिठा देंगे, तो वो लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं। अब ये जो खरीद बिक्री है इसके लिए भी एक कानून लाया गया। पहले ये जो खरीद वाला सिस्टम था, यानी इससे पहले राजीव गांधी की सरकार से पहले ये हमारा 30% हुआ करता था, यानी कोई भी पार्टी अगर खरीदना चाहती है तो 30% सदस्यों को खरीद सकती है दूसरी पार्टी से, ठीक है, पैसा दे करके, यानी नोट के दम पे। तो क्या होता है कि आसानी हो जाती थी थोड़ा सा खरीदने में, क्योंकि नेता नगरी और वो भी राष्ट्रीय लेवल के, तो इनके पास में पैसे की कमी नहीं है, पैसा अथाह है, ठीक है। यही सब जनता को चूस रहे हैं, लेकिन जनता जो जागरूक है वो जानती है, जो नहीं जानती है वो अपना एक मत जो है वो दूसरे को दे दे रही है, उसको अपने एक मत का मूल्य नहीं पता कि अगर वो अपना एक मत या अपना वोट किसी एक ऐसे नेता को देती है जो कि पूरा का पूरा उसका भविष्य उसी पर निर्भर करता है। हम लोग यार ये सोचते हैं कि जो भी सारा सिस्टम है वो नेता लोग करते हैं, यार हम ही लोग हैं ऐसे नेताओं को बनाने वाले, हम अपने मत का मूल्य नहीं समझते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि कभी अगर मतदान का अवसर मिले तो आप हैं जागरूक और बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब ये है कि जिसकी बुद्धि जीवित है वही है बुद्धिजीवी, ठीक है। और जागरूक का मतलब आप यार समझदार, जागरूक, ठीक है। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, ऐसा मेरा एक प्रकार से सजेशन ही होगा कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप अपने एक मत का मूल समझिएगा कि आप अपना मतदान किसको देने जा रहे हैं, क्योंकि हम हैं जागरूक, पढ़े लिखे, समझदार और एक प्रकार से बुद्धिजीवी, ठीक है। तो मेरे कहने से तात्पर्य यही है कि हम लोग अपना नेता चुनने जा रहे हैं, ना कि अपने जीजा जी का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि नेता का चुनाव उसके कार्यों और नीतियों के अनुसार किया जाता है, ना कि हम अपने जाति और धर्म के आधार पे नेता का चुनाव कभी नहीं करेंगे। अगर जाति और धर्म के आधार पे नेता नहीं चुनते हैं, जाति और धर्म को देख करके जीजा जी का चुनाव किया जाता है, वो चुनाव किसका किया जाता है, जीजा जी का। जाति और धर्म के आधार पे, जाति और धर्म के आधार पे कभी वोट मत दीजिएगा, ये मेरा सजेशन है एक प्रकार से, ठीक है। एंड इसी में बात करें
तो इसी कारणवश इसमें यही बोला गया कि जो भी मत है अपने मत का मूल्य समझिएगा। जो भी सारी चीजें हैं इसमें एक हमारा रूल ये बनाया गया कि पहले हमारा क्या होता था कि 30% क्या ये संख्या हमारी जो सांसदों और विधायकों की खरीद पर थी ये केवल और केवल 30% थी, जो कि विपक्षी हमारा पैसा दे करके जिसकी भी सरकार बनने वाली होती थी तो उसको और अधिक पैसा दे करके उनके सदस्यों को आसानी पूर्वक अपने पार्टी में शामिल कर लेता था। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी जी की सरकार आती है, यानी राजीव गांधी जी की जैसे ही सरकार आती है तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से बोले उन्होंने इसको बढ़ा करके 70% कर दिया। कितना? 70% कर दिया कि अगर किसी भी विपक्षी को पक्ष वाले का अर्थात सांसदों को या विधायकों को खरीदना है तो पूरे के पूरे 70% सदस्यों को खरीदा जाए। अब यार आप ही समझो कि पूरी पार्टी से अगर 70% सदस्यों को खरीदोगे तो यार जिस पार्टी के सदस्यों को खरीदोगे उस पार्टी का अध्यक्ष तो शांत रहेगा नहीं, वो तो सारी चीजें समझ ही जाएगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा ये 70% वाला रूल थोड़ा सा टफ हो गया, जिससे कि लोग जान जाते हैं कि इनको पैसा देकर के अपनी तरफ लिया जा रहा है। तो इस कारणवश भी ये 70% जब से हो गया तब से थोड़ा सा असहजता नहीं होती थी, असहज महसूस होने लगा खरीदने के उद्देश्य से। ठीक है, और इसी में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है तो इसी में क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आती है तो उनकी सरकार ऑलरेडी यार 2 बार गिर चुकी थी, सत्ता में वो नहीं आ पाए थे। लेकिन अगर हमारा राय लेनी चाहे हमारी तो इसको पूरी तरीके से 100% ही कर दो। क्यों यार पार्टी बदलनी है? अभी मैंने बोला कि पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आप हमारी पार्टी से जीतते हो और जीतने के पश्चात में आप दूसरी पार्टी में चले जाते हो, वो भी पैसे की लालच में, तो फिर यार ये तो गलत ही है। ठीक है, तो ये हर हाल में गलत है ऐसा हमारा मानना है। तो इसको मेरे अनुसार से ना ही 30% रखे ना ही 70% रखे, इसको पूरा का पूरा 100% रख दिया जाए मेरे अनुसार। ठीक है, क्योंकि अगर 100% हो जाएगा तो किसी की भी औकात नहीं है कि वो हमारे सरकार बनाने वाली पार्टी के सदस्यों को क्या कर सके, खरीद सके, चाहे जितना पैसा हो जाएगा। तो जब यार रूल रेगुलेशन ही बन जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी, ये भी हमारा याद रखिएगा। एंड इसी के पश्चात में ये जो दल बदल का कानून हमारा सिस्टम है, अगर उस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा सभापति महोदय से या लोकसभा अध्यक्ष महोदय से ये उस पार्टी का व्यक्ति कह देता है कि हमारे पार्टी का एक सदस्य ये दल बदल कर रहा है, आप इसके ऊपर ये कानून लगाइए, तो अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय ही इस दल बदल के कानून में छेड़छाड़ करते हैं और उनकी सदस्यता को क्या करते हैं, हमेशा और हमेशा के लिए रिक्त कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है सहजता पूर्वक। इसी के पश्चात में 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट ये याद रखिएगा कि कोई भी अगर निर्दलीय व्यक्ति है, अभी हम लोगों ने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कैसा निर्दलीय चुनाव लड़ता है और वह जीत जाता है और जीतने के पश्चात में वो अपनी एक पहचान बनाने के लिए, यानी निर्दलीय लड़ा, उसका कोई निशान नहीं था, अब वो सोच रहा है हम अगर चुनाव जीत चुके हैं तो क्यों ना हम अपनी एक स्वयं की पहचान बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी दल बदल का कानून लग जाएगा और उसकी भी सदस्यता हमेशा और हमेशा के लिए रिक्त हो जाएगी, ना ही वो सांसद रहेगा और ना ही विधायक रहेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। एंड दूसरा और इसी में याद रखना कि कभी कभार ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष में मतभेद होता रहता है, तो विपक्ष वाला जो व्यक्ति होता है जिसकी सरकार होती है उनके सदस्यों को बहला फुसला करके कुछ पैसा वगैरह दे करके और हमारा उनको अपने साइड में कर लेता है, इस कारणवश भी दल बदल का कानून लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक प्रकार से बोले
बीजेपी और कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बीजेपी हो गई हमारी एंड कांग्रेस हो गई हमारी, ठीक है। इस बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसमें मान लीजिए कांग्रेस के पास में कुछ हमारी सीटें, या हम सीटों की चर्चा नहीं करते, डायरेक्टली बोलते हैं कि कांग्रेस वाले ने पैसा दे दिया बीजेपी के कुछ सदस्यों को। कैसा? कुछ सदस्यों को। किस लिए पैसा दिया? पार्टी बदलने के लिए तो दे ही देता था, जिससे दल बदल का कानून लगता था। दल बदल का कानून और एक कारण भी लगता है। कैसा? कि मान लो बीजेपी हमारी सरकार में है और ये किसी भी प्रकार का कोई पूरे भारत के संदर्भ में कोई नियम और कानून लाना चाहती है, जिससे कि भारत का अब या तो उस विधेयक से या उस कानून से या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, और जाहिर सी बात है पूरे देश के संदर्भ में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो लाभ वाली चीजें ही होनी चाहिए हमारे अनुसार में, ठीक है। तो बीजेपी क्या करेगी? ये सत्ता में है तो जाहिर सी बात है लोकसभा में, कहां पे? लोकसभा में बहुमत होगा तभी सरकार बनी, और राज्यसभा में है भी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो इनकी सरकार है यहाँ पे। अब कांग्रेस वाला ये कहेगा कि अगर बीजेपी वाला किसी भी प्रकार का कोई अगर विधेयक बनाना चाह रहा है, कोई अगर कानून बनाना चाह रहा है और कांग्रेस उस कानून को नहीं लाने देना चाह रही, तो इस संदर्भ में यहाँ के जो हमारे मंत्री होंगे या जो भी सांसद होंगे कुछ, उनको कांग्रेस वाला क्या करेगा? पैसा देगा। किस चीज का पैसा देगा? वो इस चीज का पैसा देगा उस सांसद महोदय को कि जब भी अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, आपके पार्टी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक, कोई कानून पर अगर वोटिंग होती है, तो आप उस वोटिंग में शामिल नहीं होइएगा, क्योंकि कोई नियम और कानून तभी पारित होता है जबकि पूर्ण बहुमत से उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया जाए। तो कांग्रेस वाला पैसा दे करके यहाँ के कुछ सांसदों को ये कह देगा, जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित होने के संदर्भ में वोटिंग होगी, उस दिन आप अब्सेंट हो जाइएगा, हम आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो यार ना ही विधेयक पारित होगा, जब बहुमत ही नहीं होगा तो विधेयक ही पारित नहीं होगा, और यहाँ पे सबसे गड़बड़ बात ये हो जाएगी कि सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई विधेयक पारित नहीं कर पा रही, तो ये भी एक प्रकार से खराबी है। तो इसमें ये बोला गया कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी भी मतदान में, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी मतदान में क्या होता है, यदि एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है तो भी दल बदल का कानून लगेगा। जिस दिन मतदान होगा उस दिन आप एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, और अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो दल बदल का कानून लगेगा, और यहाँ का अध्यक्ष जो होगा वो वैसे भी जान जाएगा कि यार इतने सारे लोग अगर मतदान में शामिल नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ घोटाला है, इसी कारणवश दल बदल का कानून यहाँ पे लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि जो भी हमारे कुछ सांसद और कुछ विधायक होते हैं उनके पास में वाकई में समस्या होती है। तो इस संदर्भ में क्या होगा यार, अभी तक तो हम केवल यही सोच रहे थे कि केवल पैसा दे करके ही उनको अब्सेंट किया जाता है तो दल बदल लगता है, लेकिन कुछ सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनको वास्तव में समस्या हो जाती है। तो इस संदर्भ में क्या करें, उनको भी यार बेचारों को, उनका तो कोई गलती नहीं, तो उनकी भी एक प्रकार से क्या सदस्यता रिक्त होगी? ऐसा नहीं है, उनको 15 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का? 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप जिस भी पार्टी से हैं उस पार्टी के अध्यक्ष से आप माफी मांग लीजिए कि हमको, या आप कारण बता दीजिए, कारण बता दीजिए जिसको हम लोग सो कॉज रीजन भी बोल सकते हैं, सो कॉज रीजन या कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कारण बता दीजिए उस पार्टी के अध्यक्ष को कि हम इस कारणवश एब्सेंट हुए थे, इसी कारणवश हम मतदान में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो 15 दिन का समय ये दिया जाता है जिनको वास्तव में समस्या हो जाती है। लेकिन अब ये उस पार्टी के अध्यक्ष पर निर्भर करता है
कि वो आपको माफ करता है या नहीं करता। अब अगर कोई भी विधेयक लाना एकदम आवश्यक रहा होगा और उसमें आपने मतदान नहीं किया तो फिर तो यार वो गुस्सा ही करेगा, क्यों नहीं आए, ठीक है। लेकिन अगर पिघल गया, माफ कर दिया, तो फिर इस संदर्भ में आपकी सदस्यता रिक्त नहीं होगी, आपके ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। लेकिन अगर माफ नहीं करते हैं तो फिर से वही बोलेंगे कि दल बदल का कानून लगेगा और आपकी सदस्यता रिक्त हो सकती है, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है एक बेहतरीन अंदाज में। और इसी के संदर्भ में बात करते हैं, ये तो हुए हमारे कुछ ऐसे नियम और कानून जो कि दल बदल कानून इन पे लग सकता है। इसके पश्चात में बात करते हैं कि दल बदल का जो कानून है वो कहां कहां पे नहीं लगता है, क्या नहीं होता, कहां कहां पे नहीं लगता है। फिलहाल में छोड़ते हैं यहीं पे, आज के लिए बस इतना ही। बात करेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में, काफी समय हो गया, बात करेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में। यानी आज हम लोगों ने अध्ययन किया जो भी सारी चीजें थी कि दल बदल किस पे लगेगा और किस पे लगेगा और किस कंडीशन या किस परिस्थिति में लगेगा। इसके आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे नियम और कानून हैं हमारे इस दल बदल के अंतर्गत जो कि नहीं लगते हैं, उनके संदर्भ में दल बदल का कानून नहीं लगता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे और एक नए अंदाज में वहां पे भी हम सारी चीजें पकड़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ आनंद लेते रहिए इस पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग का कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तब तक के लिए जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय